बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 53 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो शाम का वक्त था। लॉन्च इस वक्त फ्लोटिंग मार्केट के इलाके में लंगर अंदाज थी। मैं उर्दू अरशे की रीलिंग पर झुके दरिया के पुरसुकून सतह पर हिलकोले लेती हुई कश्तियों को देख रहे थे और कश्तियों पर सजी उन दुकानों के बारे में तबसरे भी कर रहे थे। थाई बात करते करते रुक गई। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात और आंखों में वहशत सी उभर आई थी। क्या हुआ? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बात है, तुम इस तरह सहम क्यों गई हो? एकदम से मुड़कर मत देखना, थाई ने कहा। दाईं तरफ सुर्ख रंग की रबर बोट पर बैठा हुआ आदमी, उसे मैंने टाइगर के साथ देखा था इंदिरा रीजेंट होटल में। मुझे शुबह उसने हमें देख लिया और हमारी निगरानी कर रहा है। उसने नीली डेनिम की शर्ट पहन रखी है। इस तरह मुड़कर देखना कि उसे शुबह न हो। मैं थाई से बातें करता रहा और फिर गैर महसूस अंदाज में गर्दन घुमाकर उस तरफ देखने लगा और फिर उस शख्स को देखते ही मैं चौंक गया। उसके चेहरे को तो मैं कभी नहीं भूल सकता था। ये वही शख्स था जिसने इंदिरा रीजेंट होटल के सामने मास्टर भू को अपनी गिरफ्त में लिया था और चीफ अंग ने खंजरों के वार करके मास्टर को कत्ल कर दिया था। तुम ठीक कहती हो, मैंने थाई की तरफ देखते हुए कहा। ये वही है। अपनी किसी हरकत से ये जाहिर मत होने दो कि हमने उसे देख लिया है। मेरा ख्याल है कि उसने महज इत्तफाक से हमें लॉन्च पर देख लिया है और हमारी निगरानी कर रहा है कि कहाँ पर उतरेंगे। अगर उसने वापस जाकर बता दिया तो ये वापस नहीं जा सकेगा, मैंने जवाब दिया। इसी दौरान में जानकी भी वहां आ गई। उसे हमने उस शख्स के बारे में कुछ नहीं बताया और फिर जानकी और थाई को बातें करते छोड़कर मैं वहां से हट गया। ये तो मैं पहले ही देख चुका था कि उस लॉन्च के साथ 4 छोटी लाइफ सेविंग बोट्स भी थी। इस दरिया में अगरचे लॉन्च को किसी खतरनाक हादसे का अंदेशा नहीं था, लेकिन कानूनी खाना पूरी तो करनी ही थी। 2 बोट्स लॉन्च के एक तरफ लगी हुई थी और 2 दूसरी तरफ। मैंने प्रसाद को सूरत से आगाह किया। उसने लॉन्च के कैप्टन को बुला लिया और फिर कुछ ही देर बाद उसके आदमी लॉन्च के दूसरी तरफ की एक बोट दरिया में उतार रहे थे। बोट ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसमें 8-10 आदमी ही आ सकते थे। मैं प्रसाद और सुखदर रस्सी की सीढ़ी से कश्ती में आ गए। सुखदर ने चप्पू संभाल लिया और कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगा। लॉन्च की उस तरफ कोई और कश्ती नहीं थी। इस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। किनारों पर इमारतों की बत्तियां जल गई थी, लेकिन इस जगह अंधियारा सा था। कश्ती लॉन्च के ऊपर से एक लंबा चक्कर लगाती हुई दूसरी तरफ आ गई। दुकानों वाली कश्तियों पर भी अब बत्तियां जल गई थी। किसी कश्ती पर जनरेटर से बल्ब और ट्यूब लाइट से रोशन थी और किसी पर कार बाइड और पेट्रोमैक्स लैंप जल रहे थे। खरीदारों की कई कश्तियां भी मौजूद थी। सुर्ख रंग की वो बोट तलाश करने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। सुखदर ने कश्ती रोक ली। इतने लोगों की मौजूदगी में उस शख्स पर हाथ डालना मुनासिब नहीं था। हम इसी इंतजार में रहे कि वो अपनी कश्ती वहां से हटाए तो हम उस पर हाथ डालें। 10 मिनट गुजर गए और फिर सुर्ख रंग की वो बोट हरकत में आ गई। उस शख्स ने चप्पू चलाते हुए एक बार फिर लॉन्च की तरफ देखा। दूसरी कश्तियों से तकरीबन 20 गज दूर जाने के बाद वो कश्ती रुक गई और कुछ ही देर बाद मैं चौंक के बगैर ना रह सका। वो वाकी टाकी पर किसी से बात कर रहा था। मैंने सुखदर को इशारा किया। वो बड़ी तेजी से चप्पू चलाते हुए कश्ती को देखने लगा। सुर्ख कश्ती पर बैठे हुए शख्स ने हमारी कश्ती को अपनी तरफ आते देखा था, लेकिन चूंकि अंधेरे में वो हमारी शक्लें नहीं देख सका था, इसलिए उसने हमारी कश्ती पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हमारी कश्ती उसके बराबर पहुंच गई। तब वो शख्स अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने वाकी टाकी छोड़कर जेब से चाहे पिस्तौल वगैरह निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं और प्रसाद छलांग लगाकर उसकी कश्ती पर पहुंच गए और उसे हरकत करने का मौका दिए बगैर दबोच लिया। मैंने बड़ी फुर्ती से अपना खंजर निकाल लिया। किससे बात कर रहे थे वाकी टाकी पर? मैंने खंजर की नोक उसके सीने पर रख दी। तुम लोग अब बच नहीं सकोगे, उसने अखलाते हुए जवाब दिया। पैडू के आदमी जल्दी तुम्हारी लॉन्च को तलाश कर लेंगे और फिर तुम लोगों को सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसे लॉन्च पर ले चलो बास, प्रसाद ने कहा। वहीं चलकर इससे सब कुछ पूछेंगे। अपनी कश्ती पर मुंतकिल करते हुए उस शख्स ने दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रसाद ने उसे दबोच लिया। उसके साथ ही उसके मुंह पर 2-3 भरपूर थप्पड़ भी रसीद कर दिए थे। उसके ऊँटों से खून बह निकला। सुखदर कश्ती को खेलता हुआ लॉन्च के दूसरी तरफ ले आया। उस शख्स को रस्सी की सीढ़ी के जरिए लॉन्च तक पहुंचाने में भी खासी दुश्वारी पेश आई थी। हम उसे नीचे के कैबिन में ले आए। मेरी हदायत पर कैप्टन ने लंगर उठा दिया और लॉन्च हरकत में आ गई। मैं और प्रसाद उस शख्स से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि उसने वाकी टाकी पर पैडरू या उसके आदमियों को हमारे बारे में क्या बताया था, लेकिन वो यही कहता रहा कि अब हम बचकर नहीं जा सकेंगे। मैंने और प्रसाद उसकी अच्छी खासी ठुकाई भी कर डाली, लेकिन वो बहुत सख्त जान साबित हुआ और मैं जानता था कि ऐसे लोग आसानी से जबान नहीं खोलते। मैंने खंजर की नोक से उसके दाएं रुखसार पर एक लंबा चरका लगा दिया। उसका चेहरा खून से तर हो गया, लेकिन वो अब भी जबान खोलने को तैयार नहीं था। इसी दौरान में हमारा एक गनमैन दौड़ता हुआ कैबिन में पहुंच गया। मास्टर रुचिन का फोन है, उसने फौरन हमें ये लॉन्च छोड़ देने को कहा है। तुम खुद उससे बात कर लो, वो लाइन पर है, गनमैन ने चीखते हुए कहा। मैंने कैप्टन के फर्श पर पड़े हुए उस शख्स की तरफ देखा। उसकी वजह से हमारी ये पनाहगाह भी हमसे छिन रही थी और फिर दूसरे हील में मेरा खंजर उसके सीने में ठीक दिल के मुकाम पर पैवस्त हो चुका था।
उसके हल्क से बड़ी भयानक चीख निकली थी। मैंने खंजर उसके सीने से निकाल लिया। वो बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने उसकी डेनिम की शर्ट से खंजर साफ किया और उसे तड़पता हुआ छोड़कर दरवाजे की तरफ लपका। प्रसाद भी मेरे साथ ही दौड़ा। टेलीफोन कैप्टन के कैबिन में था। कैप्टन फोन पर बात कर रहा था। उसने मुझे देखते ही रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। यस मास्टर, मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। पेड्रो को किसी तरह पता चल गया है कि तुम लोग जल परी नामी इस लॉन्च पर हो। वो इस वक्त पैराडाइज रेस्टोरेंट में मौजूद है और उसके आदमी खतरनाक असले से लैस होकर जल परी की तलाश में निकलने वाले हैं। 2 मोटर बोट्स पैराडाइज की जेटी पर तैयार खड़ी हैं। मेरी इतला के मुताबिक उनके पास रॉकेट भी हैं। हो सकता है वो तुम लोगों को पकड़ने की कोशिश करने की बजाय लॉन्च को रॉकेटों से उड़ा दें, इसलिए तुम लोग फौरन वो लॉन्च छोड़ दो। यस मास्टर, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि जिस शख्स ने पेड्रो को लॉन्च पर हमारी मौजूदगी के बारे में इतला दी थी उसे हमने ठिकाने लगा दिया है। ओह, कौन था वो? क्या लॉन्च के हमले का कोई गद्दार? मास्टर ने चौंक कर पूछा। नो मास्टर, मैंने कहा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वार रिमिड या किसी और जगह? जानकी के बंगले पर, मास्टर उचन ने कहा। वो लोग निगम से तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर सके थे और वैसे भी तकरीबन 2 घंटे बाद मेरे आदमियों ने निगम को उनके कब्जे से छुड़ा लिया था। इस तरह वो बंगला अब भी महफूज है। वैसे तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? फ्लूटिंग मार्केट के करीब, मैंने कहा। पैराडाइज वहां से कितनी दूर है? उन्हें जल परी तलाश करने में कुछ वक्त लगेगा। तुम लोग इस मौके से फायदा उठाओ और किनारे पर पहुंचकर जिस तरह भी मुमकिन हो अपने ठिकाने पर पहुंच जाओ, मास्टर ने कहा। आपको कैसे पता चला कि पेड्रो को हमारे बारे में इतला मिल गई है और उसके आदमी हमारी तलाश में निकलने वाले हैं? मैंने आखिरी सवाल किया। तुम्हारे लिए हमारा पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। तफसील बाद में किसी वक्त बताऊंगा। इस वक्त तुम लोग वहां से निकल चलो। विश यू गुड लक, मास्टर उचन ने कहा और उसके साथ ही लाइन मुनक़ते हो गई। मैंने रिसीवर रख दिया। कैप्टन इस वक्त कैबिन में नहीं था। जब मैं बाहर निकला तो कैप्टन अपने आदमियों से लाइफ बोट्स उतरवा रहा था। सुखदर और पातम वगैरह भी उनके साथ काम कर रहे थे। थाई वगैरह अपने बैग उठाए तैयार खड़ी थी। मेरे कहने पर सिर्फ एक ही लाइफ बोट उतारी गई क्योंकि एक तो पहले नीचे मौजूद थी। पहले थाई वगैरह को उतारा गया, फिर हम लोग नीचे उतर आए। हम एक कश्ती में थे। कैप्टन के आदमी दूसरी कश्ती पर सवार हो गए। कैप्टन अभी ऊपर ही था। उसने लंगर उठा दी और लॉन्च का रुख मोड़कर उसे हरकत में ले आया और उसके बाद रस्सी की सीढ़ी पर लटक कर अपनी कश्ती में कूद गया। लॉन्च रफ्ता रफ्ता हमसे दूर होती जा रही थी। कैप्टन ने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया और अपनी कश्ती का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। हमारी कश्ती के चप्पू पातम और सुख्तर ने संभाल रखे थे और इस कश्ती का रुख दूसरे किनारे की तरफ था। हमारे दोनों गनमैन पोजीशन लिए बैठे थे और उनकी नजरें सर्च लाइट्स की तरह दरिया की सतह पर भटक रही थी। हमारी कश्ती बैंकॉक के नोए बोट लैंडिंग से अभी दूर थी कि फजा में मोटर बोट के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैंने भी गर्दन घुमाकर देखा। दरिया के वश में 2 मोटर बोट्स बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रही थी। लॉन्च दरिया की पुरसुकून सतह पर तैरती हुई फ्लोटिंग मार्केट से काफी आगे निकल चुकी थी। वो दोनों बोट्स लॉन्च के करीब पहुंच गई। लॉन्च के गिर्द एक चक्कर लगाया। वो शायद ये इत्मीनान कर लेना चाहते थे कि यही उनकी मतलूबा लॉन्च थी। फिर दोनों बोट्स लॉन्च से काफी फासले पर आ गई और फिर अचानक ही फजा जोरदार धमाकों से गूंज उठी। दोनों बोट से 2-2 रॉकेट बरसाए गए जो सब के सब ठीक निशाने पर लगे। लॉन्च जोरदार धमाके से फटी। उसके परखचे उठ गए। जलते हुए टुकड़े चारों तरफ फैल गए। यूं लग रहा था जैसे दरिया में आग लग गई हो। दोनों मोटर बोट्स चलने में वहां रुकी और फिर तेज रफ्तारी से उस तरफ चली गई जिस तरफ से आई थी। हमारी कश्ती बैंकॉक नोए बोट लैंडिंग पर पहुंच गई। बोट लैंडिंग पर लोग जमा होना शुरू हो गए थे। सब लोग शोर मचाते हुए दरिया के वस्त में जलती हुई लॉन्च की तरफ देख रहे थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हम भी इसी मौके से पूरा फायदा उठाने लगे और कश्ती को जेटी पर छोड़कर ऊपर आ गए। कश्ती पर भी जल परी का नाम लिखा हुआ था। अगर किसी ने वो नाम देखा भी होगा तो तवज्जो नहीं दी होगी। किसी को क्या पता कि दरिया में तबाह होने वाली वो लॉन्च जल परी थी। हम बोट लैंडिंग से निकलकर बाहर आ गए। रॉकेटों की फायरिंग और लॉन्च के तबाह होने का धमाका दूर तक दिखाई और सुनाई दिया था और लोग सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए दरिया की तरफ दौड़ रहे थे। इस सूरत-ए-हाल का फायदा हमने उठाया। बैंकॉक नोए रेलवे स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों गनमैन हमारे साथ ही जाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती रुखसत कर दिया। एक टैक्सी पर प्रसाद, पातम, नवीता और सुखदर सवार हो गए और दूसरी टैक्सी पर मैं, थाई और जानकी के साथ बैठ गया। टैक्सी हमने दूरी छोड़ दी और मुख्तलिफ गलियों में घूमते हुए बंगले पर पहुंच गए। अंदर दाखिल होते ही सब ने इत्मीनान का सांस लिया। भाई मैं तो काफी बनाने जा रही हूँ, दिमाग घूम रहा है। वैसे तुम में से कौन कौन पिएगा काफी? जानकी ने सोफे से उठते हुए कहा। सभी ने इस बात में सारी ला दी। जानकी के साथ नवीता भी किचन में चली गई। मैं उठकर टेलीफोन के करीब आ गया और रिसीवर उठाकर पैराडाइज का नंबर मिलाने लगा। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई और ऑपरेटर की सुरीली आवाज सुनाई दी। चाओ फरिया पैराडाइज, मिस्टर पेड्रो से बात करनी है। मुझे मालूम है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है, मैंने कहा।
कौन सा आप बात करेंगे? ऑपरेटर ने पूछा। मैं उसका एक पुराना दोस्त हूँ, उसे मेरी कॉल की तवक्को नहीं होगी, लेकिन मुझसे बात करके वो बहुत खुश होगा, मैंने कहा। ऑपरेटर ने मुझे होल्ड करने को कहा और फिर तकरीबन 1 मिनट बाद पेड्रो की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। हेलो, कौन? अगर मैं अपना नाम बता दूं तो तुम सब लोगों की मौजूदगी में अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाओगे, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। लेकिन तुम नाम बताए बगैर भी समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे आदमी का निशाना वाकई बहुत अच्छा है। उन्होंने राकेटों से जल परी के पर खचे उड़ा दिए, लेकिन तुम्हें ये जानकर अफसोस होगा कि उस लॉन्च में तुम्हारा एक आदमी मौजूद था, वही जिसने तुम्हें लॉन्च पर हमारी मौजूदगी की इतला दी थी। लॉन्च के साथ उसकी लाश के टुकड़े भी दरिया में तैर रहे होंगे, लेकिन तुम्हें शायद तुम पेड्रो की आवाज हल्क से अटक अटक कर निकलने लगी। तुम जिंदा हो? इस मर्तबा वो दाड़ा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये घिसा भिड़ा जुमला तुम कई बार कह चुके हो पेड्रो, लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मैंने कहा। मैंने तुम्हें अपने जिंदा होने की इतला इसलिए दी है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जिंदगी और मौत का ये दिलचस्प खेल जारी है। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं चश्मे तसव्वुर से देख रहा था कि पेड्रो किस तरह अपने बाल नोच रहा होगा। थोड़ी देर बाद मैंने मास्टर उचन को भी अपने पहुंचने की इतला दे दी। गुड, मास्टर उचन ने कहा। मैं रात को किसी वक्त आऊंगा और फिर तफसील से बातें होंगी। हमारे लिए खाने पीने का कुछ सामान लेते आना मास्टर, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं, मैंने कहा। ठीक है, लेता आऊंगा, मास्टर ने कहा और रिसीवर रख दिया। जानकी काफी बनाकर ले आई। हम काफी की चुस्कियां लेते हुए सूरत हाल पर तबसरा करने लगे। इस मरतबा भी हम बाल बाल बच गए थे। अगर हम लॉन्च में होते तो इस वक्त हमारे टूटे फूटे आज़ाब इस दरिया में तैर रहे होते। जानकी वगैरह के चेहरों पर तो अब भी खौफ के तासरात मौजूद थे। 10 बजे के करीब मास्टर उचन आ गया। उसके साथ एक आदमी और था। मास्टर उचन पहली मरतबा यहाँ आया था। ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारी ये पनाहगाह बहुत पहले से उसके इल्म में थी और वो हमारी हिफाजत के ख्याल से 24 घंटे इसकी निगरानी भी करवा रहा था। मास्टर उचन जिस गाड़ी पर आया था उसे गेट के अंदर ले आया गया। कार की डिक्की में और पिछली सीट पर खाने पीने की चीजें भरी हुई थी, जिनमें ताज़ा फल, सब्जियां, मोहरबंद खुराक के डिब्बे और कोल्ड ड्रिंक्स के कई डिब्बे भी शामिल थे। सुखदर और दूसरा आदमी मिलकर कार से वो सामान उतारने लगे, जबकि हम मास्टर के साथ हाल में बैठे हुए थे। मास्टर महाराज के जिम्नाजियम पर पेड्रो के आदमियों के हमले की तफसील बता रहा था। मैं उस वक्त महाराज के पास था। वो कह रहा था, जिम्नाजियम में 5-6 लड़के थे। महाराज उन हंगामों में मुलव्वस नहीं होना चाहता था, इसलिए ज्यादा लड़कों को जिम्नाजियम में जमा भी नहीं होने दिया गया। उस रात पेड्रो के तकरीबन 2 दर्जन आदमियों ने जिम्नाजियम में दाखिल होकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हमारे लड़कों पर फायर खोल दिया, जिससे एक लड़का तो गोली लगने से मौके पर ही चल बसा और 3 जख्मी हुए। उन जख्मियों में से एक ने किसी तरह टेलीफोन तक पहुंचकर मुझे इतला कर दी। मैं कुछ और लड़कों को लेकर वहां पहुंचा तो पता चला कि हमलावर निगम को उठाकर फरार हो चुके हैं। मुझे अंदाजा था कि वो कहाँ गए होंगे। मैंने चंद लड़कों को साथ लेकर पेड्रो के एक ठिकाने पर हमला कर दिया। निगम को वहीं ले जाया गया और पेड्रो को उसके बारे में खबर कर दी गई थी, लेकिन हम पेड्रो के वहां पहुंचने से पहले ही निगम को छुड़ा लाए। लेकिन मास्टर, तुम्हें कैसे पता चला कि पेड्रो को लॉन्च पर हमारी मौजूदगी की इतला मिल चुकी है और उसके आदमी लॉन्च पर हमला करने वाले हैं? मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। महाराज, तुम्हारी तरफ से कभी एक लम्हे को भी गाफिल नहीं होते, मास्टर उचन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने तुम्हारी हिफाजत के लिए एक मुकम्मल नेटवर्क कायम कर रखा है। हर उस जगह पर महाराज का एक आदमी मौजूद है जहां से तुम्हारे हवाले से किसी साजिश की इतला मिल सकती हो। हमारा एक आदमी पैराडाइज में भी मौजूद है। उसने मुझे फोन पर इतला दी थी कि पेड्रो के उसके किसी मुखबर ने खबर कर दी है कि तुम लोग जल परी पर मौजूद हो और यह कि उसके कुछ आदमी उस लॉन्च को तबाह करने के लिए मोटर बोट्स पर रवाना होने वाले हैं। मैंने ये इतला मिलते ही तुम्हें लॉन्च पर फोन कर दिया और ये इतला हमें बर वक्त मिल गई, वरना उस लॉन्च के साथ हमारे भी टुकड़े हो चुके होते, मैंने जवाब दिया। और इत्तेफाक से हमने पेड्रो के उस मुखबर को भी पकड़ लिया था जिसने पेड्रो को हमारे बारे में इतला दी थी। अगर वो चंद मिनट पहले हमारी नजरों में आ जाता तो उसे पेड्रो को इतला देने का मौका ना मिलता। बात दरअसल ये है, मास्टर उचन ने कहा, महाराज तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। पेड्रो तो एक बहुत मामूली सा बदमाश है। वो जब चाहे इसे मच्छर की तरह चुटकी में मसल सकते हैं। वो तुम्हें उसके साथ उलझाकर तुम्हारी तवानाई जाया नहीं करना चाहते, लेकिन वो तुम्हें रोक भी नहीं रहे। वो ये भी चाहते हैं कि तुम्हें इस टाइप के लोगों से निपटने का कुछ तजर्बा भी होता रहे। महाराज मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं? मैंने पूछा। वक्त आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से मास्टर की तरफ देखा। सामी के कत्ल के बाद जो सूरत सामने आई है उससे अंदेशा है कि तुम पेड्रो ही के चक्कर में उलझ कर ना रह जाओ, इसलिए महाराज चाहते हैं कि तुम्हें चंद रोज के लिए बाहर भेज दिया जाए, मास्टर ने कहा। कहाँ? मैंने पूछा। इसका भी कोई फैसला नहीं किया गया, मास्टर ने कहा। क्यों ना मैं कंजन बोरी भेज दिया जाए? मेरे करीब बैठे हुए प्रसाद बोल पड़ा। बड़ी अच्छी जगह है, आजकल तो वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, वहाँ हम कुछ रेस्ट कर सकते हैं। कंजर बोरी? मास्टर उचन बड़बड़ाया। वहाँ वाकई तुम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता। बहरहाल
मैं महाराज से बात करूंगा। अगर उन्होंने कंचन बोरी के नाम पर इत्तफाक किया तो 2-4 दिन बाद तुम लोगों को वहीं भेज दिया जाएगा। बसूरत दीगर तुम लोग वहां जाओगे जहां महाराज चाहेंगे। हम हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। जानकी और थाई किचन में खाना तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने खाना मेज पर लगा दिया। मास्टर हुसैन ने खाना खाने के बाद काफी भी हमारे साथ ही पी और मिलाकर जब वो रुखसत हुआ तो रात का 1 बज चुका था। तुमने कुंजन बोरी का नाम क्यों लिया? मास्टर हुसैन के जाने के बाद मैंने प्रसाद को घूरते हुए कहा। तुम भी तो वहां जाना चाहते हो बास? प्रसाद मुस्कुराया। हमारे असल शिकार तो वही हैं। अगर महाराज या मास्टर हुसैन को शुभ अभी हो गया कि दारा और किम वगैरह कुंजन बोरी में है तो वो हमें उस तरफ जाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। मैंने कहा। तुम लोगों का सोने का इरादा नहीं है क्या? जानकी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। 1:30 बज रहा है, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ वाकई अब सो जाना चाहिए, मैंने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा। अब अगरचे हमारे लिए कोई खतरा नहीं था लेकिन हम पहरेदारी के निजाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तय ये हुआ कि प्रसाद और पाथम सुबह 5 बजे तक ड्यूटी देंगे। उसके बाद मैं और सुखदर जाग जाएंगे। ये तय होते ही हम लोग उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। 3-4 दिन और गुजर गए। यूं तो हालात पुरसुकून थे लेकिन पैडू अब भी सांड की तरह बिपरा हुआ था। मुझे मास्टर हुसैन से उसके बारे में इतलात मिल रही थी। सुखदर भी बाहर के 1-2 चक्कर लगा लेता था। वो भी अक्सर दिलचस्प खबरें लेकर आता। पैडू मेरी तलाश में था। उसके आदमी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मेरी बू सूंघते फिर रहे थे। चौथे रोज पाथम एक दिलचस्प खबर लेकर आया कि पुलिस ने थरीसा के कत्ल के इल्जाम में अब बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया था और पैडू को भी एक मुल्जिम नामजद कर दिया गया था। उस रोज हम पर हमला करने वालों में से एक आदमी जिंदा बचकर भाग निकला था और अब पुलिस ने उसे उसी केस में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पैडू के 2 आदमियों के कत्ल के इल्जाम में नामालूम अफराद के खिलाफ और सामी के कत्ल के इल्जाम में भी नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने अभी तक पैडू पर हाथ नहीं डाला था। शहर में होने वाले हंगामों, तोड़फोड़ और कत्लो गारत के इल्जाम में भी अगरचे पैडू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था, उन मुकदमात में भी पैडू के गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो सब छोटी मछलियां थी। जबकि मगरमच्छ पर हाथ डालने के सिलसिले में पुलिस मसले से काम ले रही थी। पैडू कोई मामूली गुंडा नहीं था, वो जेरे जमीन दुनिया का बादशाह था। जराइम पेशा होने के बावजूद उसके ताल्लुकात भी ऊपर तक थे और इसलिए पुलिस उस पर हाथ डालने के सिलसिले में हिचकिचा रही थी। दूसरी तरफ पैडू ने यह भी शोर मचा रखा था कि उसने सामी के अगवा और कत्ल के हवाले से पुलिस को मेरा नाम दिया था, मगर पुलिस ने FIR में मेरा नाम शामिल करने की बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसी शाम मास्टर हुसैन से फोन पर बात हुई। उसकी बातों से इंकिशाफ हुआ कि महाराज की मेहरबानी से किसी रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं आ सका। और हाँ, जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है वो ये है कि सुबह तुम लोग कुंजन बोरी के लिए रवाना हो रहे हो। मास्टर हुसैन कह रहा था। सुबह 6 बजे गाड़ी तुम लोगों को लेने के लिए पहुंच जाएगी, जो तुम लोगों को बस स्टेशन पर पहुंचा देगी। मेरे 2 आदमी आम मुसाफिरों के बेस में उसी बस में मौजूद होंगे, जो नाकर पाथन तुम लोगों के साथ जाएंगे। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ महसूस की तो कुंजन बोरी तक चले जाएंगे और वहां भी तुम लोगों के आसपास ही रहेंगे, और अगर सूरत मामूल के मुताबिक हुई तो वो नाकर पाथन से वापस आ जाएंगे। उसके बाद अपना ख्याल तुम लोग खुद रखोगे। समझ गया मास्टर, मैंने कहा। कुंजन बोरी बस स्टेशन पर परसी नाम के एक आदमी तुम लोगों के इस्तकबाल के लिए मौजूद होगा। उसकी शिनाख्त ये है कि उसके दाएं रुखसार पर अंगूठे के नाखन के बराबर स्याह धब्बा है। वो मेरा शागिर्द है और तुम लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त भी वही करेगा, और कोई भी जरूरत हो तो तुम लोग बिला तकल्लुफ उससे कह सकते हो। ओके, ठीक 6 बजे गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगी। यस मास्टर, मैंने कहा, और फिर दूसरी तरफ से फोन बंद होने के बाद मैंने भी रिसीवर रख दिया। मास्टर हुसैन की इस फोन के बाद हम देर तक प्रोग्राम बनाते रहे। मैंने बातों ही बातों में यह अंदाजा लगा लिया था कि नवीता हमारे साथ नहीं जाना चाहती थी। उसके बारे में यह तय हुआ कि उसे सुबह वार्ड ट्रीटमेंट भेज दिया जाएगा, या मैं खुद मास्टर हुसैन से बात कर लूंगा। उसे चंद रोज के लिए चियांग राय भिजवा देगा। सुखदर को हम साथ नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए उसे बता दिया गया कि वो सुबह महाराज के पास वापस चला जाए। मेरा तो ख्याल था कि पाथम को भी साथ ना ले जाया जाए, लेकिन वो हमारे साथ जाने पर बजीद था। थाई और जान की रात के खाने से फारिग होते ही रवानगी की तैयारी करने लगी। इस मर्तबा कोई अफरा तफरी नहीं थी। खासा वक्त था, वो इत्मीनान से अपनी चीजें पैक करती रहीं। बाद ऐसी चीजें अलमारियों में मकफल कर दी गई जो हम साथ नहीं ले जा सकते थे। उनमें सामी के मुआवजों से छीनी हुई राइफलें भी शामिल थी। हम रात को तकरीबन 2 बजे तक जागते रहे, लेकिन सुबह 5 बजे थाई न सिर्फ खुद उठ गई बल्कि उसने हम सब को भी जगा दिया और खुद किचन में घुसकर नाश्ता तैयार करने लगी। 5:45 बजे के करीब मैंने मास्टर हुसैन से फोन पर बात करते हुए उसे नवीता के बारे में बता दिया कि उसे आज या कल चियांग राय भिजवा दिया जाए। ठीक 6 बजे वही स्याह वैन पहुंच गई, जो इससे पहले भी कई मरतबा हमारे इस्तेमाल में आ चुकी थी। जानकी ने एहतियात से बंगले के तमाम दरवाजे लॉक कर दिए और हम वैन में सवार हो गए। वैन में वही 2 गनमैन बैठे हुए थे जो लॉन्च में क्याम के दौरान में हमारे साथ थे।
उनमें से एक ने एयर कंडीशन बस के टिकट हमारे हवाले कर दिए। बस पर सीटें कल ही बुक करवा ली गई थी। सुखदर और नविता के टिकट भी थे जो मैंने उसे वापस कर दिए। बस 6:45 बजे रवाना होने वाली थी। हम रवानगी से सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंचे और फिर ठीक 6:45 बजे बस हरकत में आ गई। रवानगी से पहले मैंने नविता की तरफ देखा, उसके चेहरे पर उदासी थी। शायद उसे हमारे साथ ना जाने का अफसोस था। बस शहर के मुजाफाती इलाकों से निकलकर शुमाल मगरब की तरफ जाने वाली हाईवे से 330 पर आ गई। चार्लिन की ये कुशादा हाईवे बहुत शानदार थी। हाईवे के दोनों तरफ तहद्दे निगाह सब्जा ही सब्जा दिखाई दे रहा था। धान के खेत थे। सड़क के करीब खेतों में कई जगहों पर तिनकों की चौड़े छब्बे वाली टोपियां पहने किसान काम कर रहे थे। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। कुंजनपुरी बैंकॉक से 130 किलोमीटर के फासले पर बर्मा की सरहद पर वाक़ है। कुंजनपुरी के लिए अगरचे ट्रेन सर्विस भी मौजूद थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो मजा बस वगैरह से सफर करने में है वो ट्रेन के सफर में नहीं। बस में पातम हमसे अलग बैठा था। एक सीट पर जानकी और प्रसाद बैठे हुए थे और उनसे पीछे वाली सीट पर मैं और थाई। सुखदर और नविता की टिकट वापस कर दिए गए। उनकी सीटें 2 यूरोपियन टूरिस्ट लेडीज को दे दी गई थी। बस की तमाम सीटें भरी हुई थी और मैं मुसाफिरों को घूरते हुए ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो 2 आदमी कौन हो सकते थे जो हमारी हिफाजत के लिए इस बस में सफर कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया जिस पर इस किस्म का गुमान हो सके। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद बस नाकन पाथन की हदूद में दाखिल हो गई। ये शहर ज्यादा बड़ा नहीं था। साफ सुथरी कुशादा सड़कें, खूबसूरत इमारतें। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। सड़कों पर रौनक नजर आ रही थी। बाजार पूरी तरह खुल चुके थे। हर तरफ जिंदगी रवां दवां दिखाई दे रही थी। बस अपने स्टेशन पर रुकी तो मुख्तलिफ सीटों से 2 नौजवान उठ गए। उनके पास सामान नाम की कोई चीज नहीं थी। उनमें एक आगे वाली सीट से उठा और दूसरा पीछे वाली सीट से। थाई बाशिंदों की उम्रों का अंदाजा लगाना काफी दुश्वार होता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनमें कोई भी 20 से कम और 30 से ज्यादा का नहीं था। उनमें से एक ने बस के आगे वाले दरवाजे से उतरते हुए मेरी तरफ देखा भी था। यहाँ सिर्फ वही 2 मुसाफिर उतरे थे, इसलिए मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यही 2 हमारे मुहाफिज थे। अगर वो कोई गड़बड़ महसूस करते तो आगे तक हमारे साथ ही जाते, लेकिन वो यहाँ उतर गए, जिसका मतलब था कि उन्हें बस में कोई ऐसा मशकूक शख्स नजर नहीं आया था जिससे हमें कोई खतरा हो सकता। बस वहां सिर्फ 5 मिनट रुकी। खाली होने वाली सीटों पर 2 नए मुसाफिर बैठ चुके थे। मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि वो दोनों नौजवान उस वक्त तक करीब ही खड़े रहे थे जब तक बस वहां से रवाना नहीं होगी। मैदानी इलाका आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। उससे आगे पहाड़ी इलाका शुरू हो रहा था। सड़क बदस्तूर बुलंदी की तरफ जा रही थी। मैं मुसलसल खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे सरसब्ज पहाड़ी मनाजर बहुत अच्छे लग रहे थे और हकीकत यह है कि मैं इस सफर से पूरी तरह लुत्फअंदोज हो रहा था। पहली मर्तबा इस तरह आज़ादी से सफर करने का मौका मिला था और मैं बार बार अपने साथ बैठी हुई थाई को भी इतराब में पहले भी खूबसूरत कुदरती मनाजर की तरफ मुतवज्जो कर रहा था। मुझे खुश देखकर थाई भी खुश थी। बस अब पहाड़ियों के बीच में बल खाती हुई सड़क पर सफर कर रही थी। जगह जगह खतरनाक मोड़ थे। बाद मोड़ तो इतने खतरनाक थे कि ड्राइवर की जरा सी गफलत मुसाफिरों की इंदोनाक मौत का बायस बन सकती थी। कुंजनपुरी वाकई खूबसूरत शहर था। चारों तरफ सब्जा और फूल, ताज़ा और खुशगवार हवा से फिजा महक रही थी। शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई बस 10:15 बजे के करीब टर्मिनल पर रुकी तो मुसाफिर सीटें छोड़ने लगे। हम अपनी सीटों पर बैठ रहे। तमाम मुसाफिरों के उतरने के बाद हमने अपनी सीटें छोड़ दी। बस से उतरती मैंने परसी नामी एक शख्स को पहचान लिया। अगर मास्टर हुसैन उसके बारे में इतनी तफसील ना भी बताता तो मैं उसे पहचान लेता। मैं बैंकॉक में महाराज के जिम्नाजियम में उसे देख चुका था। उसके दाएं रुखसार पर अंगूठे के नाखून के बराबर स्याह धब्बा गुजरती था और यह स्याह धब्बा ही उसकी सबसे बड़ी शिनाख्त था। वो मुझे देखते ही मेरी तरफ बढ़ा और सबसे पहले उसने मुझे बो किया और फिर हमने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। उसने थाई, जानकी और प्रसाद से भी हाथ मिलाया। पाथम दूर ही रहा। दरअसल हमारा पहले ही से ये मंसूबा था कि पाथम हमसे अलग और दूर रहेगा। ऐसा हमने एहतियातन किया था ताकि अगर हम सब किसी मुसीबत में फंस जाएं तो वो अलग रहकर हमारी मदद कर सके। बस टर्मिनल के बाहर पब्लिक पार्किंग एरिया में परसी की स्टेशन वैगन मौजूद थी। वैन में बैठते हुए मैंने मुड़कर देखा। पाथम एक टुक टुक में बैठ रहा था। कुंजनपुरी सियाद का मरकज और बड़ा खूबसूरत शहर है। परसी स्टेशन वैगन चलाते हुए हमें उस शहर के बारे में भी बता रहा था। ये खूबसूरत शहर 11 एमफोज डिस्ट्रिक्ट में तकसीम है, जिनमें से 5 एमफोज हसीन कुदरती मनाजर और तारीखी अहमियत के हवाले से सियाहों की तवज्जो का मरकज थे। स्टेशन वैगन एमफो मुआंग कुंचनपुरी के इलाके में दरख्तों में ढके हुए एक खूबसूरत कॉटेज के सामने रुक गई। मैं नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा। थोड़े थोड़े फासले पर 3-4 कॉटेज और थे। आसपास सब्जे से ढकी हुई छोटी छोटी पहाड़ियां थी, जिनके पीछे की पहाड़ियां बदतदरीज बुलंद होती चली गई थी। परसी ने हमारी रिहाइश के लिए उस कॉटेज का इंतजाम खास तौर पर किया था। इसमें शुबा नहीं कि यह बड़ी खूबसूरत जगह थी, लेकिन सिक्योरिटी के नुक्ते निगाह से कतई मुनासिब नहीं थी।
यहाँ तो मैं नहायत आसानी से चारों तरफ से घिरा जा सकता था। पर्सी बता रहा था कि रिवर क्वाई का वो तारीखी पुल भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, जो जापानियों ने दूसरी जंग अजीम के दौरान में बनाया था। जापानी फौज की निगरानी में तामीर होने वाले उस पुल ने हजारों जंगी कैदियों की जानों की भेंट ली थी। इत्तेहादी फौजियों के हजारों जंगी कैदियों को उस पुल की तामीर पर लगाया गया था, जिनमें कुछ तामीर के दौरान में पुल से गिरकर हलाक हुए, कुछ जापानी फौजियों के जुल्म और तशद्दुद का शिकार हुए और बहुत सी कायली दिखाने वाले कैदियों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। पुल पर से गुजरने वाली रेलवे लाइन को आज भी डेथ रेलवे के नाम से याद किया जाता है। रेलवे स्टेशन के एक तरफ वो तारीखी कब्रिस्तान है जहां पुल की तामीर के दौरान हलाक होने वाले या गोलियों से उड़ा दिए जाने वाले जंगी कैदियों को दफन किया गया था। दूसरा तारीखी कब्रिस्तान चौंग काई में है जहां पौने 2000 जंगी कैदियों की कब्रें हैं। मैं बड़ी दिलचस्पी से पर्सी की बातें सुन रहा था। बिलाकर हम अंदर आ गए। ये काटे 4 कमरों पर मुश्तमिल था। 3 बेडरूम थे और एक सीटिंग रूम। अंदर दाखिल होने के बाद इंकिशाफ हुआ कि यहाँ एक अधेड़ उम्र मुलाजमा भी मौजूद थी जो किचन में हमारे लिए नाश्ता तैयार करने में मसरूफ थी। पर्सी ने भी हमारे साथ ही नाश्ता किया। तकरीबन 2 घंटों बाद जब वो वापस जाने लगा तो उसने स्टेशन वैगन की चाबी मेरे हवाले कर दी। वो यही समझ रहा था कि हम सैरो तफरी के लिए यहाँ आए हैं और हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। ये गाड़ी सिर्फ शहर की सड़कों पर चलाने के लिए है, पहाड़ों में तफरी मुकामात पर जाने के लिए मुनासिब नहीं। कल मैं दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त कर दूंगा। और उसने जेब से अपना कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। जब भी मेरी जरूरत हो फोन कर देना। इस कार्ड पर मेरे जिम्नाजियम का भी नंबर है और घर का भी। क्या इस काटी में टेलीफोन है? मैंने पूछा। हाँ, तुमने शायद देखा नहीं, लॉन्ग रूम में सोफे के साथ साइड टेबल पर रखा हुआ है, उसने बताया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम तो एक लंबा चक्कर लगाकर आए हैं, लेकिन बाजार जाने के लिए पैदल रास्ता यहाँ से बहुत करीब है। उसने एक तरफ इशारा किया। पर्सी के जाने के बाद हम बरामदे में बिछी हुई कुर्सी पर बैठ गए। दूसरा काटी वहां से तकरीबन 50 गज के फासले पर था। दूसरे काटी भी ज्यादा फासले पर नहीं थे। एक काटी के बरामदे में कुर्सी पर एक यूरोपीय मर्द और 2 औरतें बैठी हुई थी। तमाम काटेज का तर्ज तामीर एक जैसा ही था और मुझे समझने में देर न लगी कि ये काटेज किसी एक ही शख्स या कंपनी की मलकियत थे जो सियाहों को किराए पर दिए जाते थे। हमारे लिए ये काटेज बिल्कुल मुनासिब नहीं, मैंने प्रसाद की तरफ देखते हुए कहा। हमें किसी और काटेज का बंदोबस्त करना पड़ेगा जो महफूज हो। यहाँ तुम आसानी से घेरे में आ सकते हैं। मेरा एक दोस्त भी कुंचन बोरी में रहता है, उसे तलाश करूंगा। अगर उसे मुलाकात होगी तो शायद वो कोई बंदोबस्त कर सके, प्रसाद ने कहा। दारिया चीफा के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं की थी। हमें कोई जल्दी भी नहीं थी। इसमें शुबा नहीं कि शाम उन्हीं से 2 हाथ करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे पास बहुत वक्त था। हम इत्मीनान से बहुत सोच समझकर अगला कदम उठाना चाहते थे। रात को हमने सिर्फ 2.5-3 घंटों की नींद ली थी और हमें कुछ सुस्ती और थकन सी महसूस करने लगा था। दूसरों के चेहरों पर भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे थे। पिछले चंद रोज हमारे लिए बड़े हंगामा खेज साबित हुए थे और मेरे ख्याल में कम से कम आज का दिन इस पुरसुकून जगह पर आराम कर लेना चाहिए था। मैं उठकर एक बेडरूम में आ गया और जूते उतार कर बिस्तर पर लेट गया। 3 बजे दोपहर के खाने के बाद हम घूमने के लिए निकल गए। हमने गाड़ी एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर के पार्किंग लॉट में छोड़ दी और पैदल ही घूमने लगे। दारा किम और चीफ आंग इस शहर में मौजूद थे। दारा और चीफ आंग अगरचे जख्मी थे, लेकिन किम या उसके किसी आदमी से आमना सामना होने का इम्कान था। इसलिए शहर की सैरो तफरीह के लिए भी हमने दूसरा तरीका इख्तियार किया था। बेउरताई अलग थे और जानकी प्रसाद के साथ हमसे अलग तकरीबन 20 गज के फासले पर थी। इस तरह 2 पार्टियों में बंटने का मकसद ये था कि अगर एक पार्टी नजरों में आ जाए तो दूसरी महफूज रहे। और फिर पातम भी था जो हमसे बिल्कुल अलग थलग था। वो बस से उतरते ही किसी दूसरी जगह पर चला गया। अभी तक उससे कोई राब्ता नहीं हुआ था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो बाजार में घूमते फिरते कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 5 बजे के करीब मैं और थाई काफी हाउस में घुस गए। इन 2 घंटों के दौरान में थाई ने कुछ शॉपिंग भी कर ली थी। हम काफी की ले रहे थे कि एक फरबे अंदाम आदमी को काफी हाउस में दाखिल होते देखकर थाई चौंक सी गई।